नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इकोनॉमी से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो देखो दोस्तों, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको? एडम स्मिथ को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, जो एडम स्मिथ हैं ये पूछा जाता है कि ये किस देश के हैं। तो दोस्तों जो एडम स्मिथ हैं ये स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं, ठीक है। और देखो दोस्तों, इनकी एक फेमस बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशन के राइटर कौन है? एडम स्मिथ हैं, ठीक है। और जो वेल्थ ऑफ नेशन बुक है इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 1776 में इस बुक का प्रकाशन किया गया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? तो देखो दोस्तों, जो नाबार्ड है इसकी स्थापना की गई थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो नाबार्ड है यहां से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हिंदी में इसको राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है ये 1982 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, जो वाणिज्यवाद शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था वेल्थ ऑफ नेशन बुक में। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों वेल्थ ऑफ नेशन बुक, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो है ये फेमस लेखक और प्रमुख अर्थशास्त्री एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई। और ये जो बुक है इसका प्रकाशन कब किया गया था? तो 1776 में इस बुक का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है? ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है आर.सी. दत्त को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है रमेश चंद्र दत्त, ठीक है। और देखो दोस्तों, इनकी एक बुक है ये भी पूछी जाती है कि दी इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये बुक लिखी गई थी आर.सी. दत्त के द्वारा। तो बुक आपको याद रखना है और इनका निकनेम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने की परंपरा किस सभ्यता की देन है? तो देखो दोस्तों, रेशम के कीड़े पालने की परंपरा जो है ये चीन सभ्यता की देन है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखो दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है रेशम की। तो रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? दोस्तों रेशम कीट पालन जो होता है इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। और देखो दोस्तों, रेशम के उत्पादन में अपना देश भारत जो है ये चीन के बाद दूसरा स्थान रखता है, ठीक है। पहले स्थान पर कौन सा देश है रेशम के उत्पादन में? तो पहले स्थान पर है चाइना, ठीक है। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो दूसरे स्थान पर है अपना देश भारत। और दोस्तों अपना देश भारत जो है ये चीन के कुल उत्पादन का 18% उत्पादित करता है, ठीक है। कितने परसेंट करता है? तो 18% करता है। दोस्तों यदि हम राज्यों की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा रेशम का जो उत्पादक राज्य है वो कौन सा है? दोस्तों रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कर्नाटक है, ठीक है। कर्नाटक में देश के कुल रेशम उत्पादन का, ठीक है, देश के कुल रेशम उत्पादन का 50% उत्पादित होता है केवल कहां पर? कर्नाटक राज्य में। ये जो फैक्ट हैं ये फैक्ट सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए सभी फैक्टों को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर अपनी मेमोरी में याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमईपी का पूरा नाम क्या है? देखिए दोस्तों, जो एमईपी है इसका फुल फॉर्म होता है मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? न्यूनतम निर्यात मूल्य इसको हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक रबर उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो केरला है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
और देखो दोस्तों, जो रबर के वृक्ष हैं ये भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। और देखो दोस्तों, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो रबर के वन होते हैं इनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो रबर के वन होते हैं इनको लेकेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको लेकेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो देखो दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स इकोनॉमी जो है ये सरकारी और निजी का सह अस्तित्व होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G3 अर्थव्यवस्था किन्हें कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की यदि हम बात करेंगे, ठीक है, तो अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और जापान है। ठीक है, इसी कारण इसको G3 अर्थव्यवस्था यानी कि ग्रेट इकोनॉमी कहा जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक सोना उत्पादन करता है। देखिए दोस्तों, सोने के अधिक उत्पादन के मामले में यदि हम बात करें तो सबसे अधिक सोना उत्पादन कहां पर होता है? चाइना में होता है। ठीक है, लेकिन यदि भंडार के मामले में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भंडार जो है सोने का ये किस देश के पास में है, दोस्तों सबसे ज्यादा भंडार जो है ये ऑस्ट्रेलिया देश के पास में है। ठीक है, यदि दोस्तों भारत में हम राज्यों के संबंध में बात करें तो दोस्तों उत्पादन और भंडार, ठीक है, राज्यों के संदर्भ में यदि हम बात करेंगे भारत की तो उत्पादन और भंडार दोनों मामलों में जो है ये कर्नाटक राज्य शीर्ष पर है। ठीक है, याद रखना, उत्पादन और भंडार दोनों मामलों में कर्नाटक राज्य जो है ये इंडिया में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था या फिर इसको इंग्लिश में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया कहा जाता है। दोस्तों यही एक बुक है और आपको बताना है कि ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देख के आप समझ पा रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो लेक्चर में सिलेक्ट किए हैं ये कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए दोस्तों, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था यानी कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक जो बुक है ये लिखी गई है सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। वी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो दोस्तों, जो एम विश्वेश्वरैया हैं यह एक फेमस इंजीनियर थे। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 15 सितंबर को। ठीक है, और दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हम हर साल 15 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो हम हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर डे मनाते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को किस देश से अपनाया गया? देखिए दोस्तों, जो भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली है ये अपनाई गई थी रूस देश से। किस देश से अपनाई गई थी? रूस देश से अपनाई गई थी। ठीक है दोस्तों, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ये कब शुरू की गई थी? 1951 में शुरू की गई थी। ठीक है, और ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये हेराल्ड डोमर, ठीक है, एक हेराल्ड डोमर मॉडल था, इस पर ये प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित थी। और दोस्तों अब तक भारत में 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई हैं। ठीक है, और नरेंद्र मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना बंद कर दिया। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक योजनाएं निम्न में से किस सूची के अंतर्गत आती हैं? दोस्तों जो आर्थिक योजनाएं हैं ये आती हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। ठीक है, समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आयात निर्यात बैंक, इसको एग्जिम बैंक कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? दोस्तों जो आयात निर्यात बैंक है या फिर इसको एग्जिम बैंक के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का वी ऑप्शन सही हो जाएगा। और भारत में आयात निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाभ का गतिशील सिद्धांत, इसको डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? देखो दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली हमें याद करने होते हैं। ठीक है, इनको रटने की जरूरत मतलब इसको समझ नहीं सकते हम। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाभ का गतिशील सिद्धांत है या फिर इसको इंग्लिश में डायनामिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है, ये किसने प्रतिपादित किया था? 1 नंबर में पूछा जाएगा, ये प्रतिपादित किया था JB क्लार्क ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सिद्धांत कब प्रतिपादित किया गया था? तो 1920 में प्रतिपादित किया गया था।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, मुंबई स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च को आर्थिक सहायता कौन प्रदान करता है? तो देखिए दोस्तों, जो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च है, इसको शॉर्ट में IGIDR कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई के अंदर स्थित है और इसको जो आर्थिक सहायता है ये RBI के द्वारा प्रदान की जाती है। तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, ये जो संस्थान है IGIDR, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, यह मुंबई में स्थित एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, स्थापना कब की गई थी? तो 1987 में की गई थी। ये क्वेश्चन जो है अभी रेलवे के एग्जाम में रिसेंटली ही पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान आपको बताना है कि जो हमारी नेशनल इनकम होती है उसमें कृषि का योगदान गिर रहा है कि बढ़ रहा है, या फिर बढ़ने के बाद गिर रहा है, या फिर घटने के बाद क्या हो रहा है, बताना है आपको। तो देखो दोस्तों, जो हमारी नेशनल इनकम है इसमें जो कृषि का योगदान है ये लगातार धीरे धीरे गिर रहा है। ठीक है, लगातार धीरे धीरे गिर रहा है। ए ऑप्शन से हो जाएगा। जबकि जो सेवा क्षेत्र है इसका योगदान जो है, यदि सेवा क्षेत्र आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान, तो सेवा क्षेत्र का योगदान जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत की राष्ट्रीय आय है इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है वर्तमान में? दोस्तों, जो भारत की राष्ट्रीय आय है इसका प्रमुख क्षेत्र जो है ये सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, थोक मूल्य सूचकांक, इसको WPI कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो थोक मूल्य सूचकांक है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। V ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा WPI जारी किया जाता है। ठीक है, WPI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, और इस इंडेक्स के द्वारा वस्तु में होने वाले परिवर्तन को थोक बाजार के स्तर पर मापा जाता है। इसके आंकड़े एक माह में एक बार जारी किए जाते हैं। ठीक है, और देखो दोस्तों, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो WPI है इसका बेस ईयर यानी कि आधार वर्ष क्या है? दोस्तों, WPI का जो आधार वर्ष है वो 2011-2012 माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये सीधे पूछा जाता है कि WPI यानी कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष यानी कि बेस ईयर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों, जो भारतीय हीरा संस्थान है ये सूरत में स्थित है। ठीक है, सूरत गुजरात में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों, अमरूद का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ये है अपना देश भारत। ठीक है, अपना देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व की पहली डिजिटल करेंसी कौन सी है? ये भी काफी प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। विश्व की पहली डिजिटल करेंसी है बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों, जो बिटकॉइन है इसको जो है बहुत सारे बैंकों ने मान्यता भी दे दी है। और ये जो बिटकॉइन करेंसी है इसकी यदि हम शुरुआत की बात करेंगे तो इसकी शुरुआत जो है 2009 से की गई थी। और दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए कि ये जो बिटकॉइन करेंसी है इसका विकास किसने किया? ठीक है, तो इसका विकास किया था सातोशी नाकामोतो ने। ठीक है, मैं यहाँ पर उनका नाम लिख दे रहा हूँ, यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप कहेंगे सातोशी नाकामोतो। ठीक है, सातोशी नाकामोतो। ठीक है, इन्होंने जो है बिटकॉइन करेंसी का विकास किया था। ठीक है, और दोस्तों, एक बिटकॉइन की वैल्यू यदि हम बात करें प्रेजेंट की, यानी कि यदि हम बात करें अप्रैल 2021 की, तो एक बिटकॉइन की जो वैल्यू है ये है 44,47,041 रुपये। ठीक है, ये जो है ये एक बिटकॉइन की वैल्यू है। यानी कि इंडियन रुपीज़ में यदि हम बात करें तो एक बिटकॉइन में कितने रुपए होते हैं? 44,47,041 रुपये होते हैं। और ये वैल्यू जो है ये अप्रैल 2021 तक है। हो सकता है जब तक आप वीडियो देख रहे हों जब तक इसकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाए, या फिर घट भी सकती, घटेगी तो नहीं, इसकी वैल्यू कंटिन्यू बढ़ ही रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो देखो दोस्तों, जो 20 सूत्री कार्यक्रम यानी कि 20 पॉइंट प्रोग्राम है इसकी शुरुआत की गई थी 5वीं
पांचवी पंचवर्षीय योजना में, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है ये कब से कब तक चली थी, तो ये चली थी 1974 से 1979 तक, ठीक है। और देखो दोस्तों ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो पिछड़े और निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस धातु के उत्पादन में भारत विश्व में पहले स्थान पर है। तो देखिए दोस्तों इन चार वस्तुओं की, यदि इन चार धातुओं की बात करेंगे, ठीक है, तो इन चार धातुओं में से जो माइका है, ठीक है, जो माइका है इसके उत्पादन में अपना देश भारत जो है ये टॉप पर है पूरे संसार में, ठीक है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि भारत जो है इसका कितना उत्पादन करता है, तो विश्व के कुल माइका उत्पादन का, ठीक है, विश्व के कुल माइका उत्पादन का 70% केवल भारत उत्पादन करता है, ठीक है। और देखो दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि माइका के उत्पादन में भारत में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो माइका के उत्पादन में भारत का जो आंध्र प्रदेश है ये टॉप पर है, ठीक है। याद रखना जितने भी मैं क्वेश्चन इस टाइप के करवा रहा हूँ उसमें अपने देश की कंडीशन बता रहा हूँ पूरे संसार में कि अपने देश की स्थिति क्या है और देश में राज्यों की स्थिति क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों जो माइका है इसको अभ्रक भी कहा जाता है, ठीक है। तो अभ्रक यदि पूछा जाए और माइका यदि पूछा जाए तो दोनों एक ही नाम है, कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। दोस्तों योजना आयोग जो है इसके पहले उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों योजना आयोग के यदि प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये तात्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। तो योजना जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वही जो है ये वो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। और दोस्तों योजना आयोग जो है यह गैर संवैधानिक निकाय है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि योजना आयोग कैसा निकाय है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। तो योजना आयोग जो है ये गैर संवैधानिक निकाय है, इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाएं बनाना होता था, ठीक है, बनाना होता था। अब योजना आयोग तो होती नहीं है, अब इसके स्थान पर नीति आयोग आ गया है। तो योजना आयोग की स्थापना यदि पूछी जाए तो कब की गई थी, 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारीलाल नंदा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए 2015 में, 1 जनवरी 2015 में इसको बंद कर दिया गया योजना आयोग को और योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को। अब दोस्तों नीति आयोग का गठन हो गया है तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बन सकता है। एक्चुअल में ये क्वेश्चन हमने इसलिए इंक्लूड किया है कि हम नीति आयोग जो है इसका पूरा ऑपरेशन कर सकें, ठीक है। दोस्तों जो नीति आयोग है इसके प्रथम उपाध्यक्ष बनाए गए थे अरविंद पनगड़िया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका करते हैं हम ऑपरेशन। देखिए दोस्तों जो नीति आयोग है इसमें जो नीति शब्द है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में इसको राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान कहा जाता है। नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली के अंदर। और नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय है और नीति आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है, सीधा 1 नंबर, ठीक है। भारत सरकार का थिंक टैंक किसको कहा जाता है, नीति आयोग को कहा जाता है। इसके जो तात्कालीन प्रधानमंत्री हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन होंगे, श्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे, ठीक है। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है और उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी थे, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर थे, ठीक है। ये 3 फैक्ट तो 3 स्टार लगा लीजिए, इन 3 फैक्टों में 3 स्टार लगा लीजिए और अपने माइंड में ही लिख लीजिए, ठीक है। ये आपको 1 नंबर दिला सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी एक विशेषता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे, ठीक है। 25 क्वेश्चन रखे हैं ना हमने, लेकिन यदि आप फैक्टों पर जाएंगे तो फैक्ट तो भैया लाजवाब ही बताते हैं हम, ठीक है। मतलब मैं अपना 100% देता हूं कि बहुत अच्छे से समझा सकूं और एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता सकूं ताकि आप एग्जाम जब भी जाएं एग्जाम में तो वहां पर अच्छा स्कोर करके आ सकें। दोस्तों अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं अपने प्रीवियस वीडियो से और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी तक हम इकोनॉमी के
5-6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो आप वो भी देख सकते हैं। और उसी में से हमने ये क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है। आपके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि नीली क्रांति के जनक कौन है और जो नीली क्रांति है ये किससे संबंधित है। ठीक है, 2 फैक्ट आपको कमेंट करके बताना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ हम इस वीडियो को शेयर करें। जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और इसी प्रकार का लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और देखो दोस्तों, इसी प्रकार के लगातार हम इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहते हैं, तो यदि आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट को विजिट करके हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।